वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या था, और उसके बाद हम मार्शल प्लान देखेंगे कि ये क्या था। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली कोल्ड वार की स्लैम, ठीक है, और हम इसे कोल्ड वार के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे। तो पहले नंबर पर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या थी। ठीक है, उसके बाद हम इसका कंटेक्स्ट देखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, और फिर हम बाकायदा तौर पर ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की बात करेंगे कि जिसमें हम एग्जांपल लेंगे टर्किश स्ट्रेट की और ग्रीक सिविल वार की। उसके बाद हम मार्शल प्लान देखेंगे जो बेसिकली 13 बिलियन का एक पैकेज था यूरोप के लिए, और उसके बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का और मार्शल प्लान का रिज़ल्ट क्या निकला। ठीक है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या थे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जिसमें इसका कंटेक्स्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट तो ख़ास तौर पर बुनियादी कोल्ड वार था। ठीक है, कि जिसमें ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी आता है और मार्शल प्लान भी आता है कि दोनों ने कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए ट्रूमैन डॉक्ट्राइन दिया और उसके बाद मार्शल प्लान दिया। ठीक है, मार्शल प्लान तो बेसिकली हेल्प टू रिबिल्ड यूरोप था कि यूरोप की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए, ठीक है, उसको प्रोस्पर्स करने के लिए और ख़ास तौर पर उसको कम्युनिज्म के थ्रेट से बचाने के लिए मार्शल प्लान तरतीब दिया गया था। ठीक है, तो उसमें पहले तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आता है कि जिसमें कम्युनिज्म को कंटेन किया गया, और उसके बाद इकोनॉमिकली पूरे यूरोप को पैसा दिया गया, तकरीबन 13 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए गए कि जिससे पूरे यूरोप ने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, इंडस्ट्रियली उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन और कंटेक्स्ट। ठीक है, अब बाकायदा तौर पर हम इसकी बात अब करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या था। तो पहले ये जान लें कि ट्रूमैन कौन था। ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद बने थे। ठीक है, इन्होंने 1947 में, ठीक है, 1947 में अपना डॉक्ट्राइन दिया था। इनके डॉक्ट्राइन का बुनियादी मकसद कम्युनिज्म को कंटेन करना था। ठीक है, तो इनके डॉक्ट्राइन को देखने से पहले इनकी दो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्योंकि पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन इसी दो स्टेटमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या थी। I believe it must be the policy of United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures। इस पूरी लाइन में ये वाली जो लाइन है by outside pressures, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कोल्ड वार के कंटेक्स्ट में आती है कि जिसमें सोवियत यूनियन दूसरी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा था। ठीक है, तो उन कंट्रीज़ को जिनको सोवियत यूनियन या आउटसाइड पावर्स प्रेशर कर रही थी, ठीक है, बेसिकली वो कम्युनिज्म की तरफ इशारा था, उनको सेव करना था। दूसरे नंबर पर आई बिलीव दैट आवर हेल्प शुड बी प्राइमरली थ्रू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में जो हेल्प दी गई थी वो प्योरली इकोनॉमिक थी और फाइनेंशियल थी, इसमें मिलिट्री एड शामिल नहीं थी। बाद में जब कोरिया वार हुई, वियतनाम वार हुई, ठीक है, तो तब से बाकायदा तौर पर मिलिट्री एड दी गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एड दी गई थी। ठीक है, विच इज़ एसेंशियल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली पोलिटिकल प्रोसेस। क्योंकि बाद में जब मार्शल प्लान आया था तो उनका बुनियादी नुक्ता नज़र ये था कि जिन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक जो कंट्री ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबल होगा वो ज़्यादा पोलिटिकली भी स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये था ट्रूमैन की दो बुनियादी लाइनें, ठीक है, जो उन्होंने कही थी, कांग्रेस को उन्होंने एड्रेस किया था। इसी में सारा का सारा ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये फर्दर क्या था। ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी टू काउंटर सोवियत एक्सपेंशन, के सारा का सारा बेसिकली कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए ही था। अब कम्युनिज्म या सोवियत जहाँ जहाँ एक्सपेंड करेगा उसको काउंटर करने के लिए जो जो काम किया जाएगा वो बेसिकली ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में आएगा। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट मिलिट्री फोर्स वाज नॉट यूज्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर सिर्फ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एड दी गई थी। इसके अलावा फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट इकोनॉमीज़। ठीक है, अब इसमें दो एग्जांपल आती हैं जिससे ट्रूमैन डॉक्ट्राइन वाज़ेह हो जाता है कि ये बेसिकली था क्या। ठीक है, तो यहाँ पर टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस आते हैं और इसके बाद ग्रीक सिविल वार आती है कि इन दोनों वार्स में बेसिकली ट्रूमैन डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं ये क्या था। पहले ये देख लें कि ट्रूमैन ने यह कहा था कि अगर ग्रीस को और टर्की को एड ना दी गई तो ये दोनों कंट्रीज़ कम्युनिज्म में फॉलो हो जाएंगे, ये दोनों कम्युनिस्ट के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, लिहाजा कम्युनिज्म से बचाने के लिए टर्की और ग्रीस को एड दी गई। किस वजह से एड दी गई उसको हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस को कि ये क्या थे कि जिसमें ट्रूमैन डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया था। तो टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस बेसिकली कन्फ्लिक्ट था टर्की और सोवियत यूनियन के दरमियान। ठीक है, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन ने टर्की पर प्रेशर डाला कि जो टर्किश स्ट्रेट्स हैं वहाँ से सोवियत यूनियन की शिपिंग को फ्री में अलाउ किया जाए, कि सोवियत यूनियन की जितनी भी शिपिंग होगी वो टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस में से फ्री में से रन करेगी, टर्की उसको पुशकश नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि टर्की ने उसको ब्लॉक किया, बल्कि टर्की ने सबमिट करने से इनकार कर दिया, टर्की ने सोवियत यूनियन की डिक्टेशन मानने से इनकार कर दिया। अब ये जो टर्किश स्ट्रेट्स थे ये कनेक्ट करते थे ब्लैक सी को मेडिटराना सी से। ठीक है, अब ये इस मैप से वाज़ेह हो जाएगा
पहले आप ये छोटा मैप देखिए, ठीक है, ये आपको पूरा वर्ल्ड दिखा रहा है और यहाँ से सिर्फ आपको ये टर्की नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पूरा। और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसे बोलते हैं टर्किश स्ट्रेट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक सी है, इसके अलावा ये मेडिट्राना सी है, ठीक है, इसके साथ ये स्यूज़ कैनाल आती है और फिर इंडियन ओशन आ जाता है, ठीक है। ये स्यूज़ कैनाल आ जाती है, छोटी तस्वीर में आप देखिए, उसके बाद ये सारा इंडियन ओशन आ जाता है। तो ये बेसिकली है रशिया, ठीक है, ये रशिया है और इसके साथ इसके जो अलायंस में थे जिनमें बल्गेरिया आता है, रोमानिया आता है। तो रशिया यहाँ से आप देखिए छोटी तस्वीर में कि ये पूरा रशिया है, ठीक है। अगर ये यूरोप से ट्रेड करना चाहता है, इसके अलावा ये अफ्रीका से ट्रेड करना चाहता है, मिडिल ईस्ट से ट्रेड करना चाहता है, तो समुंदर में आने के लिए, ठीक है, मेडिटराना सी में आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए या यहाँ पर जाने के लिए समुद्री रास्ते के ज़रिए या इंडियन ओशन में आने के लिए उससे टर्किश स्ट्रेट में से ही गुजरना होगा, यानी कि इस रास्ते से में से उसे गुजरना होगा। जब टर्की यहाँ से आएगा इस रास्ते से गुजरेगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ से वो यूरोप में जाए, ठीक है, इसके अलावा इंडियन ओशन में आए, जहाँ भी जाए पूरी दुनिया से ट्रेड करना चाहे तो वो करे, ठीक है। इसके अलावा जो बल्गेरिया था जो यूएसएसआर का अलायंस में था, रोमानिया भी इसके अलायंस में था, इसके अलावा पोलैंड, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़, तो इन सब ने अगर पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करनी थी तो उनको टर्किश स्ट्रेट में से ही गुजरना था। तो यहाँ से आपको इस स्ट्रेट की अहमियत पता चल गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली यूएसएसआर ने प्रेशर डाला टर्की पर कि वो यहाँ से जो शिपिंग है यूएसएसआर की उसको फ्री में अलाउ करे, लेकिन टर्की ने इस बात को मानने से इनकार किया, ठीक है। यहाँ पर वही बात कि यूएसएसआर, रोमानिया, बल्गेरिया जो उसके अलायंस में थे ये ट्रेड करते थे पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। तो टर्की ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन यहाँ पर अब आता है कि जब यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और इसके साथ साथ अपनी नेवल फोर्स खड़ी की, तो फिर टर्की ने रिक्वेस्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स से एड के लिए, ठीक है। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के अंडर जैसे कि ट्रूमैन ने कहा था कि अगर टर्की को एड ना दी गई तो टर्की कम्युनिज्म में फॉल कर जाएगा, यानी कि सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो टर्की पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, और अगर टर्की पर असरअंदाज होगा तो फिर ग्रीस पर भी होगा और इसके साथ साथ ये फैलता जाएगा। लिहाजा कम्युनिज्म को रोकने के लिए ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के तहत टर्की को एड दी गई, जिसमें उसे 100 मिलियन यानी कि 100 मिलियन यूएस डॉलर्स इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एड के तौर पर दिए गए। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी दिया गया। तो इस एड को टर्की ने यूज़ किया, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये बाद में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। उसके बाद जो टर्किश स्ट्रेट्स थे यहाँ पर काफ़ी हद तक टर्की का ही इन्फ्लुएंस रहा। तो इस लिहाज से ट्रूमैन डॉक्ट्राइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। अब यहाँ पर एंड पे एक्टिविटी बनती है कि वाई अमेरिका एड, कि अमेरिका ने क्यों हेल्प की। तो इसमें वही बाकी चीज़ें आती है कि कम्युनिज्म को स्टॉप करने के लिए, कि अगर अमेरिका टर्की की यहाँ पर हेल्प ना करता, एड उसको ना देता, तो मे भी रशिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में हो जाता, वो इसको कंट्रोल करता, जो बाद में अमेरिका के लिए नुकसान का बायस था, ठीक है। तो यह था टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीक सिविल वार की ये क्या थी। तो ग्रीक सिविल वार 1946 टू 1949 तक रही थी, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब इटली और जर्मनी ग्रीक में से निकले तो यहाँ पर एक पावर वैक्यूम पैदा हुआ, ठीक है, जिसको फिल करने के लिए मुख्तलिफ पार्टीज़ ने आपस में कंटेक्स्ट करना शुरू कर दिया। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर एक सिविल वार पैदा हुई। अब ये सिविल वार किन पार्टीज़ के दरमियान थी? इनमें पहले नंबर पर तो आता है ग्रीक गवर्नमेंट आर्मी, ठीक है, जिनको बैक कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और यूके। दूसरे लफ्ज़ों में कैपिटलिज्म। और दूसरी पार्टी थी डेमोक्रेटिक आर्मी ऑफ ग्रीस, जो कि एक मिलिट्री ब्रांच थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो एक तरफ तो कैपिटलिज्म आ गया, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कम्युनिज्म आ गया। अब इस पार्टी को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूगोस्लाविया जो कम्युनिस्ट था, जिसका लीडर था टिटो। इसके बाद अल्बानिया और इसके बाद बल्गेरिया, ये तीनों के तीनों स्टेट्स कम्युनिस्ट थी। अब यहाँ पर गौर ये करें कि यहाँ पर यूएसएसआर नहीं था, ठीक है। यूएसएसआर ने यूके के साथ एक वादा किया हुआ था कि वो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट कौन कर रहा था? यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था टिटो, ठीक है। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी एक वजह तो टिटो स्टालिन स्प्लिट था, कि इस दौर में टिटो और स्टालिन के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। स्टालिन का ये मानना था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को स्टालिन रिप्रेजेंट करेगा या रशिया रिप्रेजेंट करेगा, जबकि टिटो इंडिपेंडेंटली यूगोस्लाविया को चलाना चाहता था, ठीक है। ये उसको इंडिपेंडेंटली लेके जाना चाहता था कि अपनी मर्ज़ी से वो इसको चलाएगा। तो टिटो और स्टालिन के दरमियान कन्फ्लिक्ट होने की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी जो ग्रीस में थी वो काफ़ी हद तक डिमोरलाइज हुई। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन यहाँ पर कैसे लागू होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्रीक गवर्नमेंट आर्मी को तकरीबन 300 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एड दी। इस एड को इस्तेमाल करते हुए जो ग्रीक गवर्नमेंट आर्मी थी ग्रीस की, उसने वोन की ये सिविल वार, और जो डेमोक्रेटिक आर्मी ऑफ ग्रीस थी उसको शिकस्त हुई बाद में, ठीक है। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन यहाँ पर भी पूरा का पूरा लागू हो जाता है। टिटो जो था यूगोस्लाविया के लीडर, वो कम्युनिस्ट पार्टी को ग्रीस में सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्रीक गवर्नमेंट आर्मी को बैक किया और बाद में कम्युनिस्ट का जो थ्रेट था उसे रोक दिया, कम्युनिस्ट
को या कम्युनिज़म को कंटेन कर दिया। तो ये था दूसरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की एग्जांपल। इसके बाद आता है मार्शल प्लान। ठीक है, मार्शल प्लान 1948 टू 1951 तक था। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्या था। आल्सो नाउन एज यूरोपियन रिकवरी प्लान। ठीक है, इसे यूरोपियन रिकवरी प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान में क्या हुआ कि अमेरिका ने तकरीबन $13 बिलियन वेस्टर्न यूरोप को दिए उसको रीबिल्ड करने के लिए। ठीक है, ये $13 बिलियन उस दौर में, ठीक है, अगर अब के देखे जाएँ तो तकरीबन 100 बिलियन बनती हैं 2018 के मुताबिक। ठीक है, तो उस दौर में 1948 टू 1951 अमेरिका ने $13 बिलियन दिए वेस्टर्न यूरोप को। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव था रिबिल्ड वार टॉर्न यूरोप, के वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरा यूरोप तकरीबन तबाह हो चुका था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, हर लिहाज से, तो उसको रिबिल्ड करना था। इसके अलावा मॉडर्नाइज इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना था। इसके अलावा इम्प्रूव यूरोपियन प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो सिर्फ नाम की थी, बेसिक मकसद क्या था? प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म के थ्रेड को, कम्युनिज्म को कंटेन करना था, कम्युनिज्म को रोकना था। ठीक है, इससे पहले ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसके साथ साथ इकोनॉमिकली उसको सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली यूरोप को मदद देने के लिए मार्शल प्लान दिया गया कि जिसमें $13 बिलियन वेस्टर्न यूरोप को दिए गए। अब इस प्लान में क्या था? इस प्लान में $13 बिलियन जो दिए गए वेस्टर्न यूरोप को, उसमें से ये तकरीबन 18 कंट्रीज़ को दिए गए थे। ठीक है, अब 18 कंट्रीज़ में से इसकी जो मेजॉरिटी थी वो लार्ज अमाउंट ऑफ एड वेंट टू मेजर इंडस्ट्रियल पावर, कि यूरोप में जो मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स थी, कि जिसमें यूके आता है, फ्रांस आता है, वेस्टर्न जर्मनी आता है। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एड थी वो इन कंट्रीज़ को दी गई। अब इसका मकसद क्या था कि जो बड़ी इंडस्ट्रियल पावर्स हैं यूरोप में, अगर उनको ज़्यादा एड दी जाएगी तो वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा जल्दी से रिबिल्ड करेंगी, अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा रिबिल्ड करेंगी। इससे क्या होगा कि उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इनडायरेक्टली उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली वहाँ पर भी उनका असर पड़ेगा और इस तरह एक ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आएगी। अब इसकी एग्जांपल देखिए कि यूके टोटल $13 बिलियन दिए गए थे। अब $13 बिलियन का 26% सिर्फ और सिर्फ यूके हासिल किया, फ्रांस ने 18% हासिल किया और वेस्टर्न जर्मनी ने 11% हासिल किया। ठीक है, अगर हम सबको ऐड करें तो ये तकरीबन 48 बनती हैं। ठीक है, तो पूरे $13 बिलियन में से 48% या आप कह लें हाफ जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंट्रीज़ ही ले गए थे। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि टोटल 18 थे। ठीक है, जिनमें से 3 कंट्रीज़ आधा ले गए और पीछे 15 कंट्रीज़ को आधा मिला था। तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि ज़्यादा फोकस मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स पर था कि वो अपनी इंडस्ट्री को जल्द अज जल्द रिबिल्ड करें ताकि इनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है या दूसरे इनके इर्द गिर्द हैं वो भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो। अब ये जो मार्शल प्लान था ये बेसिकली सोवियत यूनियन को भी पेश किया गया कि वो भी इसमें आ सकता है, लेकिन सोवियत यूनियन ने इससे इनकार किया और ना सिर्फ खुद इनकार किया बल्कि अपनी सैटेलाइट स्टेट्स को भी यहाँ पर जाने से इनकार किया, जैसे जैसे ईस्टर्न जर्मनी था, इसके अलावा पोलैंड था, इसके अलावा इसके जो दूसरे अलाइड कंट्रीज़ थे उनको भी रोका कि वो मार्शल प्लान ना हासिल करें। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट एड वेंट टू ग्रीक एंड जर्मनी। जैसे मैंने आपको पीछे में इनके बारे में बता चुका हूँ कि ग्रीस ने तकरीबन 300 मिलियन ठीक हासिल किए थे और तुर्की ने 100 मिलियन हासिल किए थे, तो टोटल 400 मिलियन भेजे गए थे। ठीक है, ग्रीक और तुर्की को कम्युनिज्म से बचाने के लिए। इसके अलावा जो मार्शल प्लान था उसकी जो रकम यूरोप को दी गई थी उसमें अमेरिका ने कंडीशन लगाई थी कि उसकी जो मोस्ट ऑफ द मनी होगा वो यूज़ किया जाएगा परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम अमेरिकन। ठीक है, तो जितने भी यूरोप को पैसा दिया गया उनका मकसद ये था कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से प्रोडक्ट्स खरीदेंगी। तो अब इससे क्या हुआ कि अमेरिका की इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। एक तो अमेरिका ने यूरोप को पैसा दिया और पैसा दोबारा फिर वापस अमेरिका में आया, इससे अमेरिका की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी, पूरे यूरोप को प्रोडक्ट्स बेची। ठीक है, तो 5 उंगलियाँ अमेरिका की घी में थी उस वक्त। तो इसके बाद आप ये कुछ स्टैटिक्स देखिए कि जो $13 बिलियन दिए गए थे टोटल में, उनमें से 3.48 बिलियन टू परचेज रॉ मटेरियल एंड सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, अमेरिका से इसमें इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 3.2 बिलियन ऑन फूड एंड फर्टिलाइज़र, 1.9 बिलियन ऑन मशीन्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, इसके अलावा 1.6 बिलियन ऑन फ्यूल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अमेरिका से परचेज़ की गई थी इन $13 बिलियन में से। इसके अलावा जो रेसिपिएंट्स थे उन पर यह कंडीशन लगाएगी कि वो इस रकम का 60% अपनी इंडस्ट्री पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को रिबिल्ड करेंगे। अब इसमें क्या था कि इंडस्ट्री को रिबिल्ड करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए बहुत सारे अमेरिका के जो बिजनेसमैन थे वो यूरोप में आए। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे कामों को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज भी किया था। ठीक है, इसके अलावा $13 बिलियन में से जो $1.2 बिलियन
बिलियन थे ये लोन्स थे, ठीक है, बाकी ग्रांट्स थी। लोन और ग्रांट में फ़र्क ये होता है कि लोन आपने वापस देना होता है, उस पर इंटरेस्ट होता है, और ग्रांट जो होती है वो आपने वापस नहीं करनी होती। तो मोस्ट ऑफ द रकम 13 बिलियन डॉलर्स में से ग्रांट्स थी, ठीक है, जो दे दिए गए। इसके अलावा 1.2 बिलियन सिर्फ ऐसे थे जो लोन्स थे जो कंट्रीज़ ने वापस करने थे। तो ये था एक ओवरऑल मार्शल प्लान के जिसमें यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मदद दी गई, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ओवरऑल स्टेटिक्स दी हुई है, ठीक है, आप इनको कंट्री वाइज देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम ने हासिल किया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्रांस ने, इसके अलावा वेस्ट जर्मनी ने, इसके अलावा फिर इटली आता है, नीदरलैंड आता है। इनके अलावा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिन्होंने 1 बिलियन से, या आप ये भी देख लें कि 500 मिलियन से भी ऊपर किसी ने भी हासिल नहीं किया। तो ये 3-4 कंट्री सबसे ज़्यादा रकम ले गए थे क्योंकि ये इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ये था एक ओवरऑल मार्शल प्लान। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान, ठीक है, जो दिया गया था उसका क्या इन्फ्लुएंस था। तो उसमें पहले नंबर पर तो आता है कि टर्की और ग्रीस, ठीक है, इनको बचा लिया गया कम्युनिस्ट थ्रेट से। कैसे कि ग्रीक में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे डिफीट हुई क्योंकि जो गवर्नमेंट आर्मी ऑफ ग्रीक थी, ठीक है, उसे अमेरिका ने तकरीबन $300 मिलियन एड में दिए थे। और टर्की में जो जहाँ पर टर्किश ट्रेड क्राइसिस चल रहे थे वहाँ पर अमेरिका ने टर्की को तकरीबन $100 मिलियन दिए कि जिसकी मदद से टर्की ने खुद को डिफेंड किया। तो इस तरह अमेरिका ने इसको विन किया, ठीक है, टर्की और ग्रीक को कम्युनिस्ट थ्रेट से बचा लिया गया। दूसरे नंबर पर आता है मार्शल प्लान का, कि मार्शल प्लान की मदद से 1948 टू 1953 हिस्टोरियन कहते हैं कि ये फास्टेस्ट पीरियड ऑफ यूरोपियन रिकवरी है, ठीक है, कि यूरोप ने सबसे ज़्यादा तरक्की तकरीबन इसी दौर में की, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 35% तक इंक्रीज़ कर गई टू प्री वार लेवल, के वर्ल्ड वार 2 से पहले जितनी प्रोडक्शन हो रही थी तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जब मार्शल प्लान दिया गया तो ये तकरीबन 35% तक इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। अब इसमें कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं था, बल्कि यूरोप की जो रिकवरी थी वो पहले से ही चल रही थी। अमेरिका ने जो मार्शल प्लान दिया उसने सिर्फ इसको स्पीड अप किया था, इनिशिएट नहीं किया था, शुरू नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें एक ये चीज़ पाई जाती है। इसके अलावा कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न यूरोप वाज ग्रेटली रिड्यूस, कि जो वेस्टर्न यूरोप था उसमें कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रोक दिया गया, पहले बात हो चुकी है। इसके अलावा ग्रीक और टर्की ने दोनों ने 1952 में नेटो को ज्वाइन किया। नेटो आप जानते हैं कि ये कैपिटलिज्म की अलामत था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अलायंस था। तो ये सारे इसके इन्फ्लुएंस थे, ये सारा इसका रिजल्ट था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान का। तो ये था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान। उम्मीद है आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।